एक महीने के अंदर जवानों ने अबूझमाड़ के उस इलाके में, जिस इलाके में उनकी दखल थोड़ी सी कमज़ोर थी, उस इलाके में घुसकर माओवादियों पर फिर से एक बड़ा प्रहार किया है और ये प्रहार अब समाप्त हो चुका है, जिसको लेकर बस्तर पुलिस ने नारायणपुर मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और सारी जानकारियां पत्रकारों से साझा की कि इस मुठभेड़ में उन्हें कितनी बड़ी सफलता मिली है और मौके से किन किन माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं, उन पर कितना रुपए का इनाम घोषित किया गया था, मौके से कौन कौन से सामान बरामद किए गए, किस तरह से ऑपरेशन लॉन्च किया गया, किस तरह से जवानों को ये सफलता मिली। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल आज बस्तर पुलिस में बस्तर आईजी सुंदरराज पी और नारायणपुर के एसपी प्रभात कुमार, डीआईजी केएल ध्रुव, इन सभी ने नारायणपुर मुख्यालय में जवानों की इस उपलब्धि पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और उन्होंने सारी चीज़ें बताईं। इस दौरान बस्तर आईजी ने बताया कि ये बड़ी उपलब्धि है और सारी चीज़ें कि क्या डिटेल थे, कितने लाख के इनामी मारे गए, जिसमें उन्होंने बताया कि जो लगभग कुल 61 लाख रुपए के पूरे 10 माओवादी इन पर इनाम घोषित था, जिसमें सबसे ज़्यादा जोगन्ना पर 25 लाख रुपए और ये SZCM है, स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर, 66 साल इसकी उम्र है। ये रहने वाला करीमनगर के तहत तेलंगाना के और उसके साथ ही मल्लास जो मारे गए हैं, 41 साल उनकी उम्र, उनको DVCM, उसके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। 43 मामलों में उनका नाम दर्ज है और जोगन्ना का जो है 196 मामलों में नाम दर्ज है। साथ ही साथ विनय है, इनके ऊपर 8 लाख रुपए का, ये भी DVCM और ये 8 मामलों में इनके नाम दर्ज हैं। जोगन्ना की पत्नी हैं संगीता, इनके ऊपर में भी लगभग 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। ये एरिया कमेटी मेंबर हैं। ऐसे करके सभी के डिटेल पुलिस ने साझा की हैं, लेकिन आखिरी के जो 3 हैं, इनके केवल आखिरी के दो लोगों के जो तस्वीर हैं उनके सामने सिर्फ 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है और उनकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने अपने रिकॉर्ड के अनुसार ये बताया। तो सभी मारे गए माओवादियों के रिकॉर्ड्स बताए गए हैं, मौके से किस तरह से ऑपरेशन किया गया उसको लेकर भी बताया गया। ये बताया गया कि ये जो ऑपरेशन है, ये माड़ बचाओ अभियान के तहत इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। और जो प्रभात कुमार हैं, नारायणपुर के एसपी, उन्होंने कहा कि अब सुरक्षा बलों के लिए अबूझमाड़, जो जिसे बूझा नहीं जा सकता बताया जाता था, अब वो अबूझ नहीं रहा, अब उसे बूझ लिया गया है। और इसीलिए क्योंकि एक सफल ऑपरेशन पुलिस के द्वारा, जवानों के द्वारा उस इलाके में किया गया जिस इलाके में माओवादी अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानते थे। AK-47 इंसास, 2 303, एक 315, एक 12 बोर भरमार और BGL लॉन्चर जैसे हथियार के साथ भारी मात्रा में विस्फोटक और कारतूस मौके से बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये परफेक्ट ऑपरेशन है और मिसाल बना है ये ऑपरेशन। पुलिस के अनुसार 60 से 70 किलोमीटर जो जवान हैं वो अबूझमाड़ में लगातार इतनी गर्मी में पैदल चले हैं और उसके बाद अपने आप को सुरक्षित रखते हुए इस ऑपरेशन को उन्होंने अंजाम दिया है। सभी जवान सुरक्षित हैं, इसलिए जवानों के चेहरे पर और ज़्यादा खुशी है, उत्साह बढ़ा हुआ है कि उनके द्वारा इस तरह के लगातार सफल ऑपरेशन किए जा रहे हैं। माओवादी जिस तरह से अपने आप को इसे सबसे सुरक्षित इलाकों में मानते थे और अंततः उन्हें ऐसा लगता था कि वो अपने आप को लंबे समय तक माड़ में सुरक्षित रख पाएंगे, लेकिन जवानों ने अबूझमाड़ में घुसकर इस ऑपरेशन को करके उनकी इस धारणा को बदलने की कोशिश भी की है। और यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि माओवादियों की जो शीर्ष नेतृत्व है, उनमें से भी कई लोग उस इलाके में मौजूद थे जब ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। दरअसल पुलिस के अधिकारियों ने ये भी बताया कि सेंट्रल कमेटी स्तर के वहाँ पे माओवादी थे और उनके आधार पर ही सोनू दादा, जिनका नाम मैंने पहले बताया, वेणुगोपाल, उनकी उपस्थिति के आधार पर ही इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था, जिसमें उनकी गिरफ्तारी या उनके मारे जाने की उम्मीद तो थी, लेकिन वो पहले वहाँ से सुरक्षित निकल गए। लेकिन उसके बावजूद जो माओवादी मारे गए वो भी बड़े स्तर के, एक साथ में 2-2 DVCM, SZC और ACM जैसे लोग मारे जा रहे हैं, तो एक बड़ी सफलता पुलिस के लिए। बस्तर आईजी ने क्या कहा और वहाँ के नारायणपुर के एसपी प्रभात कुमार ने क्या कहा, पहले वो भी सुन लीजिए। और काकुर के बीच के जंगल में जैसे सुरक्षा बल इलाके को सर्चिंग कर रहे थे, सुबह लगभग 5-6 बजे से शुरू होकर लगातार अलग अलग स्थान में अलग अलग समय पर कई बार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जिस
सर्चिंग के दौरान 3 महिला माओवादी सहित कुल 10 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। उनका शिनाख्ती अभी प्राथमिक तौर पर एक दंडकानी स्पेशल जोन कमेटी मेंबर जोगन्ना, दूसरा गढ़चिरौली डिविजनल कमेटी मेंबर विनय उर्फ अशोक और तीसरा डिविजनल कमेटी मेंबर प्लाटून नंबर 10 के जो कमांडर मल्लेश और अन्य जो माओवादी कैडर्स का शिनाख्ती की गई थे। कुल 8 माओवादी कैडर्स का शिनाख्ती पूर्ण हो चुकी है। 2 और माओवादी कैडर का शिनाख्ती कार्रवाई भी शेष है। इसमें कुल 3 माओवादी कैडर तेलंगाना राज्य का मूलतः रहने वाला है, जैसे जोगन्ना जो डिविजनल दंडकानी स्पेशल जोन कमेटी का सदस्य जोगन्ना है, दूसरा डिविजनल कमेटी मेंबर अशोक उर्फ विनय और तीसरा पार्टी मेंबर राज्य का मूलतः रहने वाला है। और एक और कैडर है जो गढ़चिरौली का है, डिविजनल कमेटी मेंबर जोगन्ना का उनकी वाइफ है, उनकी पत्नी जिसकी संगीता अठरम के नाम पर उसका शिनाख्ती हुआ, वो वर्तमान में स्वयं एरिया कमेटी मेंबर है और साथ साथ वो स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर जोगन्ना का पत्नी के रूप में भी शिनाख्ती की गई थे। और जैसा अन्य जो निप प्लाटून कंपनी का जो कैडर है सुरेश, और काफ़ी बड़ी मात्रा में उनके कैंपिंग मटेरियल, दैनिक उपयोग सामग्री इत्यादि भी बरामद की गए थे, जिसके अभी सुरक्षित तरीके से पार्टी द्वारा भी रिट्रीट करने के समय इसको लिया जा रहा है। अभी इसके साथ साथ वर्ष 2024 में बस्तर संभाग में देखा जाएगा कुल 91 माओवादी कैडर का डेड बॉडी अभी तक रिकवर की गए थे। अलग अलग मुठभेड़ में भी आप सबको जानकारी भी होगा। हाल फिलहाल में 16 अप्रैल को कांकेर जिला में टोटल 29 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थी। उसके पूर्व में जिला बीजापुर की कुरचोली में 13 माओवादी के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इस प्रकार वर्ष 2024 में माओवादी के खिलाफ काफ़ी प्रभावी रूप से अभियान संचालित करने के परिणाम स्वरूप काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी के डेड बॉडी रिकवर करने के साथ साथ उनकी यहाँ से 2 LMG और काफ़ी बड़ी मात्रा में AK-47 SLR इंसास 303 इस प्रकार का ग्रेडेड वेपन्स भी रिकवर किए गए थे अभी तक। और जैसा आमतौर पर लेवल कैडर्स या मिडिल लेवल कैडर्स का डेड बॉडी बरामद किए गए थे, लेकिन वर्ष 2024 में ये भी देखने मिला है डिविजनल कमेटी मेंबर, स्पेशल जोन कमेटी मेंबर, एरिया कमेटी मेंबर, इस प्रकार के जो उनके संगठन के जो सीनियर लेवल के जो कैडर्स का भी डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। और उसमें खासतौर पर जो छत्तीसगढ़ प्रदेश का बाहर के रहने वाला जो कैडर्स का डेड बॉडी भी काफ़ी बड़ी संख्या में रिकवर की जा रही है। इस प्रकार विगत महीनों में नक्सली के खिलाफ काफ़ी प्रभावी रूप से अभियान संचालित की जा रही है। आगामी दिनों में भी हमारा ये कार्रवाई जारी रहेगा। इस संबंध में मैं रिक्वेस्ट करूँगा SP नारायणपुर से, यदि मेरा से यदि कोई बिंदु छूट गई होगा वो इस संबंध में आपको ब्रीफ करेंगे। तो सुना आपने कि किस तरह से बस्तराज जी बता रहे हैं कि ये कितनी सफलता है, कितनी बड़ी सफलता है, कैसे इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और कैसे जवान सुरक्षित अपने आप को वापस लेके आए। मौके में एक JCB भी मिला है और ये बड़ी अचरज की बात है कि JCB तक लेकर माओवादी अपने साथ। हालांकि मुझे उम्मीद है कि कई बार सड़क के जो ठेकेदार हैं वो JCB का इस्तेमाल करते हैं, वैसे JCB को भी कई बार माओवादी अपने कब्जे में ले लिया करते हैं, उन्हीं में से एक है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि माओवादियों की इतनी बड़ी जो सेंट्रल कमेटी के सदस्य अगर वहाँ पे उपस्थित थे और वो इलाका ही क्यों चुना गया माओवादियों ने, वहाँ पे जिस तरह से टेंट लगाया गया था, जिस तरह से रसद सामग्री रखी गई थी और भी सामान थे और डंप रखा गया था, तो वहाँ हो क्या रहा था या क्या होने वाला था, इसको लेकर भी एक अहम सवाल है कि वहाँ हो क्या रहा था, माओवादी कर क्या रहे थे वहाँ पे। उनके सुरक्षित इलाके तो हैं, ठीक है, लेकिन उसी इलाके में क्यों? और जिस तरह से जो माओवादियों की जो पहचान पुलिस ने दी है, जो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, जिसमें उन्होंने पुलिस ने ही बताया है, इसको लेकर भी इसलिए सवाल उठ रहे हैं। एक तो ये है, इसमें DVCM है, जैसे जोगन्ना है, जोगन्ना SZC मेंबर हैं और फॉर्मर NGDC सेक्रेटरी ऑफ वेस्टर्न सब जोनल मिलिट्री कमांडर ऑफ माड़ एरिया के, और लेकिन अभी स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर हैं। इसके साथ ही इसमें बस्तर एरिया के DVCM है, जो कि सप्लाई टीम की कन्वाय नंबर 10 की सदस्य हैं DVCM मल्लास। विनय है, विनय भी DVCM है, ये भी ट्रांसफ़र फ्रॉम सप्लाई टीम टू
कन्वाय नंबर 10। और जोगन्ना की पत्नी जो हैं ये भी एसीएम है, दलम की डॉक्टर हैं, डीवीसी स्टाफ, प्रेस टीम मेंबर भी हैं। प्रेस टीम मेंबर हैं और वहाँ मौके पर आपने देखा होगा कंप्यूटर भी मिला हुआ है। साथ ही साथ इसमें पश्चिम बस्तर के भी हैं सुरेश, और ये जो सुष्मिता हैं ये वारंगल की रहने वाली हैं। ये स्टाफ ऑफ पीबीएम सोनू है। पीबीएम मतलब पोलित ब्यूरो मेंबर सोनू की स्टाफ मानी जाती है। मतलब इनका मारा जाना भी इस बात की पुष्टि करता है कि जो पोलित ब्यूरो वहाँ सोनू दादा थे वो उनकी उपस्थिति थी, और वो कुछ समय पहले ही वहाँ से निकल चुके थे, और टेकमिटा के मिलिशिया कमांडर भी रहे इसमें। तो इस तरह से और एक जानकारी जो मिली है कि इसमें जो डीवीसीएम है, 2 डीवीसीएम मारे गए हैं। एक डीवीसीएम जो है वो गढ़चिरौली डिवीज़न के थे, और मार डिवीज़न के भी माओवादी थे। पश्चिम बस्तर और उत्तर बस्तर के भी माओवादी लीडर इसमें पाए गए थे। साथ ही साथ जो सेंट्रल कमेटी के हैं पोलित ब्यूरो सोनू दादा, वो तो रहे ही। तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जिसको लेकर मैंने भी तस्दीक की, तो कुछ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मैंने बातचीत की, और वहाँ से जो सूत्रों के आधार पर जो जानकारी मिली कि यहाँ इतने बड़े स्तर के नक्सली आखिर कर क्या रहे थे, तो उन्होंने भी ये अंदेशा जताया कि देखिए जिस तरह से बीते समय से माओवादियों के ऊपर अटैक बढ़ रहे हैं लगातार बस्तर में, और अब माओवादियों को ऐसा लगता है कि उन जल्दी जिस तरह से वो अबूझमाड़ को अपना आधार इलाका मानते थे, लेकिन अब फोर्स घुस रही है। इरक भट्टी, तोयमेटा जैसे इलाकों में भी अब कैंप लगाए जा रहे हैं। इतूल और कुतुल जैसे इलाकों में भी अब कैंप लगने की तैयारियां बढ़ चुकी हैं, कभी भी वहाँ कैंप लगाए जा सकते हैं। तो अब माओवादियों को भी इस बात का आभास हो गया है कि बहुत जल्द या बहुत कम समय में ही उनके इस आधार इलाके में भी फोर्स अपनी गिरफ्त मजबूत कर लेगी। ऐसे में वो अपने आप को कहाँ सुरक्षित रखेंगे, तो उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अब कहीं न कहीं एक दूसरे इलाके की तलाश भी करनी होगी, जिसमें मध्य प्रदेश के भी कई इलाके हैं। बीते दिनों अगर आपको याद हो, बालाघाट में एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें 2 माओवादी मारे गए थे। 2017-18 में उन लोगों को भी चिन्हांकित किया गया था जो बस्तर के माओवादी थे, और जिन्होंने विस्तार दलम के तहत मध्य प्रदेश में काम करना शुरू भी कर दिया है। कई ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में आज भी संदेह है कि माओवादी अब वहाँ पे अपना आधार इलाका बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आधार इलाका अगर मध्य प्रदेश में माओवादी बना भी लेते हैं किसी इलाके में, तो वहाँ तक जाएंगे कैसे? उन्हें जाने के लिए रास्ता बनाना होगा, और ये रास्ता उन्हें गढ़चिरौली की तरफ से बनाना होगा। और मुझे लगता है यही वजह है कि इस पिन पॉइंट जो जगह है, जो कि चारों तरफ से आप देखें कि माड़ का भी इलाका है, गढ़चिरौली डिवीज़न का भी इलाका है जहाँ पे ये मुठभेड़ हुई है, पश्चिम बस्तर और उत्तर बस्तर का भी कुछ इलाका है, उससे बहुत बिल्कुल सेंटर पॉइंट है जहाँ पे मीटिंग हुई थी। और इसमें एक सेंट्रल कमेटी का सदस्य होना, फिर उसमें माड़ डिवीज़न का भी व्यक्ति होना, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होना, गढ़चिरौली के डिवीज़न का भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होना, मुझे लगता है चारों तरफ के लोग वहाँ पे जो है एकत्रित होकर एक बड़ी मीटिंग को ऑर्गेनाइज किए थे, और इस रणनीति को बनाने की फिराक में रहे। रणनीति कुछ भी हो सकती है, 2 में से, या तो जिस तरह से उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, जिस तरह से माओवादी संगठन को नुकसान हो रहा है, उसके लिए कैसे पलटवार किया जाए, क्या कुछ रणनीतियाँ तैयार की जाएँ, या ये भी हो सकता है कि अगर उन्हें यहाँ से निकलना है सुरक्षित, किसी दूसरे जगह पर इस्टेब्लिश करना है अपने आप को, तो जो बड़े लीडर हैं उन्हें कहाँ से बाहर निकाला जाए, तो उसके लिए उन्हें गढ़चिरौली के रास्ते का उपयोग करना होगा। गढ़चिरौली का जो डिवीज़न है उस पर अगर आपको ध्यान हो कुछ समय पहले, तो एमएमसी एक जो कॉरिडोर है माओवादियों का, उन्होंने इसको मजबूत करने की कोशिश की थी, और इसकी जिम्मेदारी दीपक तेलतुंबड़े को दी थी। जब महाराष्ट्र के C60 के जवानों ने एक बड़ा ऑपरेशन किया था जिसमें 27 माओवादियों को मार गिराया था, उसमें दीपक तेलतुंबड़े की भी मौत हो गई थी। उसके बाद से ही एमएमसी जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का ये जो कॉरिडोर है, इसकी जिम्मेवारी किसी के पास नहीं थी। हालांकि महाराष्ट्र के एक पुलिस अधिकारी ने एक बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि नारायणपुर में एक्टिव एक बड़े लीडर हैं, और वो नारायणपुर से ही एमएमसी जोन और गढ़चिरौली का जो डिवीज़न है उसे ऑपरेट कर रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पे और भी भर्तियाँ करने की फिराक में हैं, ताकि गढ़चिरौली के डिवीज़न को फिर से मजबूत किया जाए, क्योंकि गढ़चिरौली का डिवीज़न अगर मजबूत होगा तभी छत्तीसगढ़, बस्तर के जो माओवादी हैं इन्हें सुरक्षित अगर यहाँ से निकल कर मध्य प्रदेश की तरफ अगर मूव करना होगा तो उनके लिए सुरक्षित रास्ता बनाया जा सकता है।
लेकिन ये भी बात सच है कि गढ़चिरौली के जो फोर्स हैं, जो वहाँ के अधिकारी हैं, वो इस पर पैनी निगाह बनाकर रखे हैं। इनकी हर एक मूवमेंट पर नज़र है कि अगर ये कोई भी मूवमेंट करेंगे तो इन पर लगातार उन पर एक बड़ा प्रहार किया जाएगा, उन्हें मूव करने से रोका जाएगा। जो भी हो, जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है और पुलिस ने, बस्तर आईजी सुंदर राजपी ने इसको लेकर आईटीबीपी, सीआरपीएफ और बीएसएफ को भी बधाई दी है और कहा है कि उनके द्वारा भी जो काम किया जा रहा है वो भी इस सफलता का श्रेय उनके मेहनत पर भी जाता है। सबका मिला जुला परिश्रम है जिसका ये परिणाम मिला हुआ है। लेकिन माओवादियों की ये बैठक, इसे भी पुलिस को मुझे लगता है कि बहुत बारीकी से जांच होनी चाहिए कि उस पिन पॉइंट पे ही क्यों बैठक हो रही है, उस बैठक का एजेंडा क्या रहा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बस्तर में इन्हें बस्तर से ख़त्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं और माओवादी जो हैं वो अपने आधार क्षेत्र को बदलने की प्लानिंग कर रहे हैं या वापस पलटवार करने की तैयारी कर रहे हैं। जो भी हो, वो आने वाला वक्त बताएगा कि माओवादियों की रणनीति क्या होती है, पुलिस की रणनीति क्या होती है। फिलहाल तो ये है कि जनवरी से अब तक में माओवादियों के 91 जो संगठन के सदस्य हैं उन्हें पुलिस ने मार गिराया है। 2 LMG, AK-47, इंसास जैसे बड़े ऑटोमेटिक वेपन वापस रिकवर किए गए हैं, जो कभी ना कभी पुलिस से ही इन माओवादियों ने छीन लिया था या लूट लिया था, उसे वापस लिया गया है। तो हथियार वापस लेने का भी इनकी भी सफलता है और साथ ही साथ पूरे जवानों को सुरक्षित रखते हुए माओवादियों को बड़ा नुकसान पहुंचाना भी जवानों के उत्साह को कई गुना बढ़ा देने में काफ़ी मददगार। तो ये पूरा लबलुआब है इस पूरे ऑपरेशन का, जो मुझे लगा और बस्तर आईजी ने जो बताया वो भी आप लोगों ने सुना। मुझे लगा कि इस पूरे मुठभेड़ पर जो जानकारी जो मुझे समझ में आती है आप तक पहुंचाऊं। और आप लोग बार बार बोल रहे हैं कि इसकी ग्राउंड रिपोर्ट, तो मैं उसकी भी तैयारी कर रहा हूं। सफ़र में ही हूँ लगातार। बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि आपको वहां तक ग्राउंड पर जाके ग्राउंड की स्थिति से भी दो चार करवाएंगे। अगर आपको बातचीत पसंद आई हो और इस तरह के जो एनालिसिस मैंने जो किया वो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।